चलिए नमस्कार, स्वागत है इस प्रेस क्लास में। ग्रेट। फिलहाल के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स में हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आपको समझ में आ गई थी वो चीज़ें? आज हम कुछ और चीज़ें जो है स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं स्टडी करने वाला हूँ या हम स्टडी करने वाले हैं, वो है हाइपोथेसिस को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। सवाल आता है कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं, डेटा सेट उसमें जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डेविएशन, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं। और हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग अ रिस्पांस। एक टेस्टेबल आइडिया होता है बेसिक तौर पे, जिसको आप एक रिस्पांस या एक प्रोसेस के ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, कि इस क्लास में जितने बच्चे जुड़े हैं, वो उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ में आ रहा है। एक तरीके से मेरा एक हाइपोथेसिस मैंने ये सेट किया कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिक तौर पे जो है एक कहीं न कहीं आपके पास एक हाइपोथेसिस बन अब इस हाइपोथेसिस से आप डेटा लोगे। कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आ रहा है और कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हाइपोथेसिस ऐसे ही सेट करते हो। हाइपोथेसिस इज़ अ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो आपका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है कि आखिर आप क्यों कोई चीज़ करना चाहते हो? आखिर इसीलिए पढ़ाई हर जगह ग्रो करता है। आरएनए जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो एक हाइपोथेसिस आप सेट करते हो। हाइपोथेसिस बेसिक तौर पे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाती है। आप जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं कि आप क्या चेक क्या करना चाहते हैं, बात क्या करना चाहते हैं। एक हर चीज़ का एक कह सकते हैं कि थीम होता है। द थीम इज़ लाइक अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशंस, ठीक है? हमेशा ध्यान रखें कि हाइपोथेसिस कभी भी आपके जो है फैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। आप हाइपोथेसिस पहले ही लगाते हैं और ये आपके लॉजिक पे जो है वो बेस्ड होता है, असम्पशंस पे। जैसे सीएसआईआर में इस बार कितने यूनिट से कितने क्वेश्चन आएँगे, ये एक हाइपोथेसिस मैंने सेट कर दिया कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएँगे, इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएँगे, एक हाइपोथेसिस है। अब उस हाइपोथेसिस में कितनी सच्चाई है, उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्स के थ्रू वैलिडेट करना होता है। तो पहले आप एक अनुमान लगाते हैं, एक असम्पशंस जो है वो क्रिएट करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। अब उस मान के चलने के बाद आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और कंडक्ट करने के बाद जो है आप कंक्लूड करते हैं कि आपने जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट करी थी, वो हाइपोथेसिस सही थी कि गलत थी। बेसिक सा जो है यही है। मैं मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में हैं, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया और पता लगा कि मेरा डेटा ये कहता है कि नहीं, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। दैट इज़ द बेसिक कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या वो हाइपोथेसिस का एक वैलिडेशन। एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ हाइपोथेसिस पे बात करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस बना देते हैं। अब जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर या कई सारे बाबाओं लोग होते हैं। एक बाबा, मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया था। वो सेइंग कि आपको जो है कभी भी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए पूरी ज़िंदगी भर। मतलब आप जो है ना नहाते वक़्त, ना कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमें हर जगह से देख रहा होता है और ये भगवान का अपमान होता है। मेरा एक सिंपल सा उससे क्वेश्चन था कि अगर भगवान को लिटरली इतना शर्म आ रहा होता, तो हमें जो है वो कपड़े पहन के भेजता। है ना? हमें जो है पैदा क्यों जो है बेसिक तौर पे निर्वस्त्र किया था। हमें तो अगर उसको इतना ही वो रहना होता कि नहीं तुमको ऐसे रहना है, तो उस तरीके से हमें बना के भेजता। और हमें ही क्यों ऐसा है? आखिर जो कौवा है या जो डॉग है, जो बाकी के एनिमल्स है, उनके लिए क्यों ये रूल लागू नहीं है? वो क्यों नरक में नहीं जा रहे हैं? ठीक है? तो भड़क गया फिर वो। तो इट इज़ समथिंग दैट आप जो है सिर्फ हाइपोथेसिस सेट कर देते हो और आप जो है उसको मान लेते हो बिना किसी ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेस के। और कई बार कुछ ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो एकदम इलॉजिकल हाइपोथेसिस होते हैं। और आजकल के पापा जो है बहुत ऐसे इलॉजिकल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। मतलब नॉट मैं बाबा की बात कर रहा हूँ, फालतू वाले टाइप के। ठीक है? तो बाकी कुछ अच्छे भी हैं जो सच में मॉन्क हैं, सच में नॉलेज रखते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जो है फालतू की बातें करते हैं। कोई भी रिस्पॉन्स पूछोगे कि मेरी जो है ये करना है तो अजीबो-गरीब, यहाँ करो कृपा की हुई है, वहाँ करो, ये सब हाइपोथेसिस है। इनका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, है ना? ऐसा एक्सपेरिमेंटल जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक वो हाइपोथेसिस सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही रहेगी। आप उसको सही और गलत नहीं मान सकते। नाउ हाइपोथेसिस जो है वो 2 तरीके के हाइपोथेसिस के तौर पे होता है। एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स देयर इज़ अ नो रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। मान लो कि 2 वेरिएबल्स को मैं लेके कंसीडर कर रहा हूँ और नल हाइपोथेसिस ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे आप नल हाइपोथेसिस कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लो कि मैंने 2 वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या लिया कि जो एक फॉर एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करता है, उसका जो मार्क्स या उसका जो सीएसआर क्वालीफाई करने का चांस है, वो बढ़ जाता है। मेरे पास ये 2 पैरामीटर है कि स्टूडेंट का स्टडी आवर और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस। अब हो सकता है कि स्टूडेंट का जो स्टडी आवर है, मतलब पढ़ने की जो ड्यूरेशन है और उसका जो परफॉर्मेंस है, इनमें कोई रिलेशन हो। एक मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको मेंशन किया कि आप नल हाइपोथेसिस अक्सर ऐसा सेट करते हैं कि वो आपको रिजेक्ट करना ही पड़े। ठीक है? नल हाइपोथेसिस अक्सर ये मान के चलता है कि जो आप स्टडी करते हैं, एक एक्स और एक वाई पैरामीटर लेते हैं और एक्स और वाई पैरामीटर में कोई रिलेशनशिप को नहीं शो किया जाता है। और नल हाइपोथेसिस इज़ डिज़ाइन्ड टू रिजेक्ट। मोस्टली जो है नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से बोला ही जाता है कि हम इसको इस तरीके से अज़्यूम करते हैं कि इट्स डिज़ाइन्ड टू रिजेक्ट। इसको रिजेक्ट हमें करना है।
ठीक है, नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस का मतलब मिला जुला के अगर कुछ नहीं तो क्या ही हो सकता है कि दोनों में रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना? अगर बुरा से बुरा क्या हो सकता है, अल्टीमेट नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो सकता है, दैट इज काइंड ऑफ नल हाइपोथेसिस की मतलब हो सकता है कि बच्चा जितने घंटे पढ़ रहा हो और उसका परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन नहीं। हो सकता है कि आप जितने खाना खा रहे हो और आपका जो एफिशिएंसी है, हाइट है, वो आपके उस पर डिपेंड ना करो। इट इज समथिंग, बहुत सारे ऐसे जो है डेटा सेट आप ले सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को जो डिनोट किया जाता है वो एच नॉट से डिनोट किया जाता है, और एच नॉट से डिनोट किया जाता है, और ये माना जाता है कि अगर मेरे पास दो डेटा सेट है और दो डेटा सेट का जो मीन है वो बराबर है, पहले डेटा सेट का भी और दूसरे डेटा सेट का जब भी मीन बराबर होता है तो बेसिक तौर पे नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस जो है उस केस में कहा जाएगा कि सही है, मतलब पहले डेटा सेट का मीन और दूसरे डेटा सेट का मीन दे आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द देयर इज टू पॉपुलेशन मीन, दो पॉपुलेशन के बीच कोई भी मीन का डिफरेंस नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस जो है बेसिक तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ये माना जाता है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आपके जो दो वेरिएबल या दो डेटा सेट या दो चीजों पे जो आप एज्यूम कर रहे हैं उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों का जो मीन है वो बराबर है, ये आपका नल हाइपोथेसिस कहता है। इसको इसलिए ही एज्यूम किया जाता है कि हम इसे रिजेक्ट कर सके, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको रिजेक्ट होगी, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है इन सम सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव होता है, या कह सकते हैं एक नल हाइपोथेसिस का जो उल्टा होता है उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मींस क्या होता है कि इट इज प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, मतलब ये इसका अपोजिट बात कहेगा। अगर नल हाइपोथेसिस में हमने ये एज्यूम किया था कि बच्चों के पढ़ने के आवर्स में और उनके परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन नहीं है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि उनमें बीच में रिलेशन है। इसका मतलब है कि जो भी दो डेटा सेट आप लेके चल रहे हैं उसमें स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है, और ये मतलब एज्यूम करके चला जाता है कि ये जो है म्यू1 और म्यू2 मतलब दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो बेसिक तौर पे अलग है, और इसको डिनोट H1 से किया जाता है, ठीक है। ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात समझ में आई। नल हाइपोथेसिस का मतलब जो भी दो डेटा सेट या वेरिएबल आप लेके चल रहे हैं या दो पॉपुलेशन आप लेके चल रहे हैं, उन दो पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं है, उनके मीन में कोई अंतर नहीं है और कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स द नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि जिन दो वेरिएबल, दो डेटा सेट, दो पॉपुलेशन को आप बेसिक तौर पे स्टडी में अपने इंक्लूड कर रहे हैं, उन दो पॉपुलेशन, उन दो डेटा सेट या उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है और उनके मीन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपका स्टडी आवर्स और आपका परफॉर्मेंस ले सकते हैं। जैसे आप जो है ये भी ले सकते हैं कि जो गाड़ी तेज चलाता है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे कोई भी आप डेटा सेट, जैसे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या जो है अगर लाइफ साइंस के फील्ड में ऐसे एज्यूम करें कि जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं, तो आपने ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ में ये मान के चल रहे हैं कि रिलेटेड है या नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आप अपने स्टडी के अनुसार चेक कर सकते हैं। जब भी हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो ये दो हाइपोथेसिस सेट किए जाएंगे और ये दोनों हाइपोथेसिस एजम्पशन पे सेट होगी, मतलब अभी कोई हमने क्लियर कट जो है कंक्लूजन नहीं निकाला, ये एजम्पशंस है, ये सिर्फ हमने पहले सेट किया कि हम ये मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो है कितने चांसेस है कि इस बार जो है मुंबई इंडियंस आईपीएल जीतेगा कि नहीं जीतेगा। मैं मान के चलता हूँ कि इस बार कोई रिलेशन नहीं है मुंबई इंडियंस और आईपीएल के ट्रॉफी में, लेकिन अल्टरनेटिव हो जाएगा कि देयर इज अ लाइक कि वो आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकते, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी आप कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करेंगे और कब रिजेक्ट करेंगे। मैंने ये बोला कि नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को कब जो है रिजेक्ट करेंगे। अब इसमें एक जब भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात आती है तो उसको हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे मान के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कभी भी डेटा कलेक्ट करेंगे या जब भी कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो वो कंक्लूजन जो है वो 100% करेक्ट नहीं होता। ये आइडियल कंडीशन कभी मान के नहीं चलना होता साइंस है। तो ये माना जाता है कि आप 100% एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इज नॉट पॉसिबल, 100% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकता कि जो है डेटा 100% एक्यूरेसी के साथ आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाओ। तो उसके लिए केस क्या बनता है, तो उसके लिए ये होता है कि हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5%। सॉरी, 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब ये है कि 95% जो है वो सही है और 5% जो एरर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में माना जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो 95% ही ट्रू है और 5% जो है वो फॉल्स हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, गलती हो सकती है, भूल चूक माफ करिए 5% के केस में। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन विच वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट कब रिजेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है उन केसेस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 5% आप लेके चलते हैं, मतलब 95% आप ट्रू मानते हैं किसी भी अगर एजम्पशन की बात करें और 5% फॉल्स मानते हैं। यानी साइंस में कही गई अब तक जितनी बातें आप देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज ये करता है वो सिर्फ 95% ट्रू है, कल को कोई इन्फॉर्मेशन उसको बदल सकता है। और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ हम मोस्ट ऑफ द चीजें क्यों बोलते हैं, हम कभी भी ये बोलते ही नहीं ऑलवेज वाले टर्म्स में। मैं बार-बार साइंस में बोलता हूँ मोस्टली मोस्टली मोस्टली, उसका यही मतलब है कि वी आर नॉट 100% ट्रू, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कही गई ये बात भी कि जो इवोल्यूशन है वो एक इनऑर्गेनिक ओशियन से हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ 95% ही सही है, 5% अभी भी उसमें जो है त्रुटि हो सकती है, ठीक है। मतलब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यही कहता है, हाइपोथेसिस का प्रूफ भी। अब ये जो 5% फॉल्स या बेसिक तौर पे फॉल्स की जगह मैं बोल सकता हूँ कि 95 जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो इसको इस तरीके से बोले फॉल्स और ट्रू की बजाय कि 95% मेरा डेटा एक्यूरेट है और जो डेटा है उसमें 5% के एरर हो सकते हैं। हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है, बट हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं
नाउ अब इस केसेस में जो एरर है, ये जो मैं 5% एरर शो कर रहा हूँ, इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है। जब भी आपसे बोला जाएगा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब आप 5% एरर मान के चल रहे हैं। अगर कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है कि आप 1% एरर मान के चलते हैं, मतलब आपका डेटा 99% सही है। ठीक है, कई जगहों पे ये एक्यूरेसी को शो करते हैं, होता है बहुत सारी जगहों पे जो एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे इतने धांसू होते हैं, इतने प्रूफ उसमें 1% एरर होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं जो 0.11 भी शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 99.99 एक्यूरेसी शो करते हैं, जैसे यस सेंगर मेथड। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। अब कोई उस कितने प्रोसेस है, कितने एक्यूरेसी को एज्यूम करा है, ये चलता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। जैसे मैंने आपको सेंगर मेथड सीक्वेंसिंग में बताया था कि वो 99.99% एक्यूरेट है। अगर मान लो कोई डेटा 99.99% एक्यूरेट है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें 0.001% जो है वो एरर है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा 95% ही एक्यूरेट हो और 5% एरर हो, लेकिन ये चीज तय है कि 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। भले ही 99.99 हो, लेकिन एरर तो कुछ ना कुछ है। 0.01 ही हो, लेकिन हो सकता है, राइट ना। अब इसको जो है एरर जो है, उस एरर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ये दो एरर्स जो है पॉसिबल होते हैं जब भी हम डेटा पर बात करते हैं। टाइप 1 एरर ये कहता है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑल्दो द हाइपोथेसिस वाज ट्रू। इसको हम बेसिक तौर पे अल्फा से डिनोट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं ऑल्दो ये सही था। ठीक है, बेसिक तौर पे ये कहानी जो है वो टाइप 1 एरर के तौर पे। और टाइप 2 एरर क्या कहता है? टाइप 2 एरर ये कहता है कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बट इट इज फॉल्स। इसको डिनोट करते हैं बीटा से। इस चीज को समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं। आजकल की जिंदगी में जो है बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो है चलता रहता है, और वो कॉमन एग्जांपल के तौर पे क्या है, अगर हम बोले तो कभी-कभी आजकल की जिंदगी में क्या होता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के केस में होता है, कहता है कि यार वो इंसान अच्छा था, गलती से मैंने उसे जो है गलत समझ लिया। मतलब वो अच्छा था, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उसे गलत समझ के उसको जो है भगा दिया, और जिसको हमने सही समझा एक्चुअली में वही गड़बड़ निकला। ऐसा होता है ना, ये एरर ही तो है। ये दोनों एरर को समझो, बेसिक सी कहानी यही है कि पहला एरर क्या कहता है कि हमें रिजेक्ट करना चाहिए था उस पर्सन को, मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया ऑल्दो हाइपोथेसिस वाज ट्रू, मतलब वो हाइपोथेसिस सही था जो हमने नल हाइपोथेसिस को कहा था कि रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने गलती से उसको सही मान लिया। इट इज अ टाइप 1 एरर। हम रिजेक्ट कर दिए, लेकिन करना नहीं चाहिए था, वो सही था। और हम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन वो गलत था, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने गलत को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज बीटा। ये दो एरर आपको समझ में आ गए कि किस तरीके से दो एरर्स को हम शो कर सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, देयर इज अ टू टाइप ऑफ एरर। देखो, एक चीज रियलिटी है और एक उसको आपने मेजर या परसीव किया। कहने का मतलब ये है कि जब आप देखेंगे कि जो चीज ऑलरेडी ट्रू है, मतलब करेक्ट है, मतलब जो ट्रू होना चाहिए था, मान लीजिए ट्रू है, और आपने उसको ट्रू परसीव किया। ठीक है, इस क्लास में जैसे कई सारे बच्चे हैं, मान लीजिए आप जेन्युइन लर्नर है और मैंने जेन्युइन परसीव भी किया, तो ये तो अच्छी बात है भाई। और कोई ऐसा है जो नॉन जेन्युइन है और मैंने उसको नॉन जेन्युइन भी परसीव किया, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। ये दोनों ठीक है कि जेन्युइन को जेन्युइन समझो और नॉन जेन्युइन को नॉन जेन्युइन समझो। लेकिन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि रियलिटी में कोई स्टूडेंट जो है वो नॉन जेन्युइन हो, गलत हो, लेकिन मैंने उसको जेन्युइन मान लिया। ये टाइप 1 एरर शो कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 2 एरर कैसा हो सकता है कि वो जेन्युइन नहीं था, मतलब टाइप 2 में क्या है कि वो सही में जेन्युइन था, लेकिन मैंने उसको गलत समझ लिया। इसको बोलते हैं टाइप 2। टाइप 2 एरर इज बीटा एंड टाइप 1 एरर इज अल्फा। इसको एक साइंस के एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, तो आप कोविड का बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कोविड के केस में एक बहुत ही कॉमन ऐसा हुआ था कि देखो, जो इंसान एक्चुअली में पॉजिटिव था और टेस्ट में भी पॉजिटिव आया, जो सच में एक्चुअल में भी पॉजिटिव था और उसका जब आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ तो उसमें भी पॉजिटिव आया, तो ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि ये होना भी चाहिए कि वो पॉजिटिव है। जो इंसान नेगेटिव था उसका नेगेटिव रिजल्ट भी आया, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था एक्चुअल में, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो ये जो पॉजिटिव आया है, ये सही पॉजिटिव है कि झूठा पॉजिटिव है? ये झूठा पॉजिटिव है। मतलब ये जो पॉजिटिव आया है, दिस इज नॉट द ट्रू पॉजिटिव, इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव। ऐसे को बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव, गलत पॉजिटिव है। और फॉल्स पॉजिटिव को ही बोला जाता है टाइप 1 एरर, अल्फा एरर है। और कोई हो सकता है कि केस में क्या हो कि पॉजिटिव हो, वो एक्चुअल में पॉजिटिव हो, लेकिन उसके टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे केस को बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि ये जो नेगेटिव है वो झूठा नेगेटिव है। तो दिस इज द केस, दैट इज अ फॉल्स नेगेटिव। और फॉल्स नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं टाइप 2 एरर, बीटा एरर को समझ में आया क्या? ये कोविड के केस समझ सकते हैं कि कैसे जो है केसेस। एक ये भी कहानी समझ सकते हैं प्रेगनेंसी का केस। ठीक है, समझिए कि एक चंगू और चंगुआइन है, एक हॉस्पिटल में गए। अब अगर कहीं डॉक्टर चंगुआइन को बोलता है यू आर प्रेग्नेंट, तो इट इज ट्रू पॉजिटिव, चंगुआइन प्रेग्नेंट हो सकती है, ये ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर चंगू को बोले कि यू आर प्रेग्नेंट, टाइप 1 एरर है, फॉल्स पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव दिखा रहा है, प्रेग्नेंट पॉजिटिव या प्रेगनेंसी पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, सिमिलरली अगर जो है इस पर्टिकुलरली फीमेल को ये बोले कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो ये टाइप 2 एरर है, भैया वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो नॉट प्रेग्नेंट? एंड जो मेल है उसको बोले यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो ये ट्रू नेगेटिव है। तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये चार कंडीशंस बन सकते हैं। ट्रू पॉजिटिव भी ठीक है, ट्रू नेगेटिव भी ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव इज अ टाइप 1 एरर। ये जो है टाइप 1 एरर शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, और फॉल्स नेगेटिव को बोलते हैं टाइप 2 एरर, जिसको हम बोलते हैं बीटा। बात समझ में आ गई क्या? चलो,
टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर समझ में आ गया ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जरा इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें नल इज ट्रू एंड ऑल के ऊपर जब बात करें, तो इस ग्राफ में देखोगे तो दिस पर्टिकुलरली ग्राफ में ये है नल का ग्राफ, नल हाइपोथेसिस का, और ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। अब अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस में कभी-कभी क्या है, कुछ कॉमन वैल्यूज है। अब उस कॉमन वैल्यूज में देखो, ये बेसिक तौर पे क्या है कि यहाँ पे टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर ये वाला हिस्सा है और टाइप 2 एरर ये वाला हिस्सा है। कैसे कि यहाँ पे जो है टाइप 1 एरर में इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये कोई भी एक मीन है, जिस मीन को हमें किसी स्टडी में हम यूज किए हैं। अब उस मीन के इधर वाला जो है हमें क्या होना चाहिए था, बेसिक तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए था। इस मीन के इधर है, ठीक है ना, मीन के आ ज्यादा है तो उस मीन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या है ये, फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, भूल चुके सब। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? एक्सेप्ट करना था लेकिन रिजेक्ट मार दिया, यही बात है ना, कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑल्दो हाइपोथेसिस वाज ट्रू। ये वो नल हाइपोथेसिस है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। हाइपोथेसिस देखो, इस मीन की जितना इधर है वो ट्रू है, तो अब ये ट्रू होने के बावजूद भी हम अगर इसको रिजेक्ट कर दे तो ये टाइप 1 एरर। और इस अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला जो एरिया है इसको रिजेक्ट करना था, लेकिन उसके बदले भी इसको सेलेक्ट कर लिया तो वो है टाइप 2। ठीक है, तो ये जो है कुछ बेसिक सी डिफिनेशन से बेसिक सा जो है ग्राफ चल रहा है। इसमें बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत बार कंफ्यूजन चलता रहता है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा बुद्धि में रखे तो। ठीक है, बस आप बुद्धि में ये ध्यान रखो कि अगर सही इंसान को आपने गलत समझ लिया तो टाइप 1 एरर है, और गलत इंसान को सही समझ लिया तो टाइप 2 एरर है। ये बस ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी दिमाग में रख पाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ जब हाइपोथेसिस आपके पास आ गया, हाइपोथेसिस पे टेस्ट करने के लिए आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को समझ लिया कि मैं जितना भी टेस्ट करूंगा तो उसमें एरर के चांसेस भी हैं, और वो एरर जो है 5%, 1%, 0.01% कुछ भी जो है शो कर दूं। अब इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पावर के ऊपर जब बात करें तो पावर के केसेस में इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे एक वन टेल्ड और टू टेल्ड का कहानी आता है। अब व्हाट इज पावर या व्हाट इज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड, यूजुअली नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। किसी भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में पावर यही कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को करेक्टली जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जो है इनकरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इसके लिए जो है दो टेस्ट शो करते हैं हम, एक है वन टेल्ड और एक है टू टेल्ड। वन टेल्ड और टू टेल्ड की कहानी जो है वो चल चुकी है। ठीक है, सो व्हाट इज अ वन टेल्ड एंड व्हाट इज अ टू टेल्ड। अब इसको समझने के लिए आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाए। आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड तौर पे ग्राफ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं अभी ग्राफ के ऊपर बात करूंगा, बट नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, बेल शेप्ड का ग्राफ होता है, ये कुछ ऐसे रहेगा, और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या होता है कि ये एवरेज वैल्यू होती है, और इस तरीके से जो है इधर एक्सट्रीम होते हैं। मैंने ये ग्राफ आपको कई जगहों पे दिखाया, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में शो किया हो, तो वहां पे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ हम शो करते हैं। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ हम शो करते हैं, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में एक वैल्यू आता है, और ये वैल्यू हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो है हमें समझना है कि ये वैल्यू कितना हुआ कितना नहीं। उस वैल्यू पे जैसे मान लो कि एक डेटा सेट है, अब डेटा सेट में ये बोला जा रहा है कि आपके पास H0 की वैल्यू 23 थी और H1 की वैल्यू 23 नहीं थी, क्योंकि तभी तो आप जो है यहाँ पे इनकी स्टडी कर पाएंगे। अब जब इनकी स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि इस रेंज से जितने भी बाहर हैं उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये रेंज डिसाइड कैसे करना अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस रेंज से जो बाहर वाले हैं, जिसको हम एक बार आउटलायर्स के तौर पे भी कंसीडर करते हैं, तो वो जो आउटलायर्स होते हैं बेसिक तौर पे वहां पे जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और इसके बीच में जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये दोनों ही टेल पे है। दोनों टेल का मतलब इस डेटा सेट का, जैसे अगर इसको आप एक डेटा सेट से एज्यूम करो तो इसका एक टेल इधर है और एक टेल इधर है। जब ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा रहा है कि लेफ्ट टेल पे भी हो और राइट टेल पे भी, मतलब दोनों ही टेल को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब बिफोर 23 या बिफोर और आफ्टर, मतलब लेस देन एंड ग्रेटर देन, दोनों ही टेल को आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे को बोलते हैं टू टेल। सिर्फ एक टेल को रिजेक्ट करते हैं अगर वो लेफ्ट वाले को, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट टेल, और अगर सिर्फ ओनली राइट वाले को करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट टेल। तो बेसिक जो हम किस लेवल के बाद नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, वो दोनों तरफ कर रहे हैं तो टू टेल्ड है, सिर्फ एक तरफ कर रहे हैं तो वन टेल्ड है, और वन टेल्ड में लेफ्ट की तरफ वाला कर रहे हैं या राइट की तरफ वाला कर रहे हैं, ये बेसिक कहानी जो है वो आपकी। अब इसको थोड़ा सा आप समझोगे जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो इस ग्राफ में ये लिमिट जो है कैसे डिसाइड करेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये टेल्ड का मतलब बस ये समझ लीजिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन है, और वो एक्सट्रीम पॉपुलेशन कहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, वो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का उसमें लेना देना होता है, और लेना देना के बाद जो है कैसे जो है ये पता चलेगा कि कितने वैल्यूज जो है वो टेल में आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। किस लेवल के बाद हम समझेंगे कि ये टेल शुरू हो रहा है, वो लेवल जो है स्टैंडर्ड डिवीजन को लेकर चले। ये बीच की वैल्यू को जो है मीन शो करते हैं, और मीन से इधर और इधर जाना होता है,
अब इधर जाने के लिए आप मीन से प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन शो करते हो, और ये प्लस इधर जाएगा और माइनस इधर जाएगा। बेसिक सी कहानी ये चलती है, विल टॉक अबाउट इट। तो इतनी बात है आपके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में, उसके इवैल्यूएशन में कि आप जो है एरर को कैसे सिग्निफाई करते हो, और जब हाइपोथेसिस को परफॉर्म करोगे तो टू टेल्ड या वन टेल्ड जो है परफॉर्म करो। आप परफॉर्म करने से पहले एक क्वेश्चन आता है या एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्योंकि मैंने जो अभी बोला ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हमेशा डेटा नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा डेटा जो है वो बेल शेप कर्व में ही होता है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो कैसे वेरी कर रहा है, और डेटा अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस इज डिफरेंट फॉर्म। वो तो डेटा का कलेक्शन था, लेकिन डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसको बेसिक तौर पे 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है कि द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 फॉर्म में होता है। एक है बाइनोमियल, एक है आपका पॉइसन, और दूसरा है द थर्ड वन इज नॉर्मल। तो डेटा हमारा 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बाइनोमियल, पॉइसन और द नॉर्मल। अब ये तीनों जो हैं सीएसआईआर में आते रहते हैं, इनके डिफरेंसेस और चीजों के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स के तौर पे बहुत इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसमें जो है अगर आप स्टडी किए होंगे, इस बैच में प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स को जो है कवर अप नहीं कराया गया था। अगर आपको नहीं पढ़ना होगा तो पुराने के जेनेटिक्स बैच से प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का बहुत बड़ा यूज होता है, और वो तब यूज होता है जब किसी फैमिली में जो है 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका ऑर्डर हमें नहीं पता वो किस ऑर्डर में है। तब व्हेन द ऑर्डर इज नॉट फिक्स, तब हम बाइनोमियल या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते थे, एक्सपेंसेस को यूज करते थे। तो डेटा भी कहीं ना कहीं जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन और नॉर्मल में आ सकता है। अंतर क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि जब आपके किसी भी पर्टिकुलरली, ठीक है, केस में ऐसा आउटकम होने की पॉसिबिलिटी हो कि 2 ही रास्ते नजर आए, when there is only 2 results is possible, either success और failure, और उन दोनों में रैंडमली जो है सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम बाइनोमियल। जैसे कैसे हम बोल सकते हैं? तो इस केसेस में एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर कहीं कोई जो है पेरेंट है और पेरेंट से प्रोजेनी हुआ, तो जब भी प्रोजेनी होगा तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि 2 ही आउटकम है, या तो बॉय या तो गर्ल। देयर इज अ 2 पॉसिबल आउटकम ओनली कि वो जो है बॉय और गर्ल ही हो सकता है। जैसे आप एक के पास जो है टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को आप टॉस करिए, यू विल हैव द आइदर हेड और टेल, 2 ही आउटकम है। जब हर किसी चीज के 2 ही आउटकम हो सकते हैं तो उनको बोलते हैं बाइनोमियल। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बाइनोमियल आउटकम का है आपका सीएसआईआर एग्जाम, आइदर यू आर गोइंग टू फेल और यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, मतलब 2 ही आउटकम। तो एग्जाम्स जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो भी तो यही शो करते हैं कि आप या तो फेल हो गए, या आप या तो नॉन क्वालिफाई हो गए, या तो क्वालिफाई हो गए। जितने भी ऐसे डेटा सेट जिसके 2 आउटकम निकल के आते हैं, या और इसका कुछ फनी वे में एग्जांपल समझोगे तो वैलेंटाइन डे तो बीत चुका है, लेकिन अगर किसी को आप प्रपोज करने जा रहे हो तो 2 ही आउटकम हो सकता है, या तो वो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी, है ना। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया? जहां पे 2 पॉसिबल आउटकम हो, सक्सेस और फेलियर का मतलब या तो सक्सेस या तो फेलियर। अब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू अकरेंस ऑफ सम इवेंट बेसिकली ओवर अ स्पेसिफिक इंटरवल, जहां पे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे चीजें चल रही, ठीक है। इंटरवल कैन बी टाइम, इंटरवल कैन बी डिस्टेंस, इंटरवल कैन बी एरिया, वॉल्यूम और सम सिमिलर यूनिट। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के तौर पे, और ये एक रेंज, एक इंटरवल के तौर पे चीजें चलती रहती है। जैसे इंटरवल पे डेटा सेट अगर आपको निकालना, तो हर रोज 5:30 बजे मेरी क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं? मान लो एक दिन 10 है, एक दिन जो है 20 है, एक दिन 30 है। तो ये जो मेरे पास आ रहे हैं 10, 20, 30, ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे आ रहे हैं। ऐसे डेटा सेट जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे जो है बार बार चीजें चल रही हैं, ऐसा डेटा सेट जो है वो क्या है? दैट इज अ पॉइसन। दूसरा क्या हो सकता है? अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो हर कितने डिस्टेंस के बाद जो है आपको एक साइन बोर्ड नजर आता है। अगर बाइक लेके चल रहे हो उसमें लेफ्ट मुड़ना है कि राइट, या जो एड्रेस लिखे रहते हैं कि यहाँ इस रास्ते से जाओगे तो कहाँ जाओगे, वो कितने डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अगर कितने कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, वो भी एक पॉइसन है। जहाँ पे अकरेंस री अकरेंस की बात होती है बार 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 बार, वो इंटरवल कोई भी हो सकता है, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, व्हाटएवर इट इज, वही क्या है? दैट इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का मतलब 2 आउटकम था, या तो सक्सेस या तो फेलियर, लेकिन पॉइसन का मतलब है टाइम इंटरवल पे बार बार चलता है। अब तीसरा जो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, मतलब ये टाइम इंटरवल छोड़ो, एकदम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। जैसे मैं आपके स्पीड की बात करूँ, अगर गाड़ी चला ही रहे हो तो आपकी स्पीड कंटिन्यू वेरी करेगी, कम करेगा ज्यादा करेगा, लेकिन बेसिक तौर पे एक एकदम, जब अगर पूरे टाइम के दौरान आपकी एक सबसे कम स्पीड होगी 20 के आसपास, 20 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे ट्रैफिक होगा वहां पे आप 20-30 के आसपास हो सकता है कि जहाँ पे हाईवे वगैरह मिला होगा आप 80 से 90 चलेंगे। तो 2 आपके पास एक एक्सट्रीम लो स्पीड होगा, एक्सट्रीम हाई स्पीड होगा, और इसके बीच में आपके बहुत सारे जो है स्पीड होंगे एक एक वैल्यू पे, और जो सबसे एवरेज होगा, मान लो मैं 40 मान के चलता हूँ, तो ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी गाड़ी जो है 40 की स्पीड पे चलती है। एक जनरल मैंने आपको मतलब ये ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? वो नॉर्मल है, जिसमें आपको 2 एक्सट्रीम मिलते हैं और बीच में इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा मिलता है। इसके एग्जाम्पल बताने की जरूरत है ही नहीं।
आप प्लांट की हाइट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। हाइट, वेट, कलर ये सब कुछ नॉर्मल का ही एग्जांपल है। आपने इनहेरिटेंस बायोलॉजी में जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा था वो भी तो नॉर्मल ही था, कंटीन्यूअसली डेटा चल रहा था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देयर इज अ सेंट्रल वैल्यू, एक बीच में आपको सेंट्रल वैल्यू एक बेसिक तौर पे एक मीन होता है, उस मीन के सिमेट्रिकली दोनों तरफ डेटा जो है वो डेविएटेड होता है, बेल शेप कर्व के टाइप पे, एंड दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है केस आपका चलता है। तो बाइनोमियल नॉर्मल, पॉइजन और नॉर्मल के बात समझ में। बाइनोमियल का मतलब देयर इज अ टू आउटकम रिजल्ट विद सक्सेस और फेलियर। पॉइजन का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, और नॉर्मल का मतलब है कि सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। ये जो है इस तरीके से ठीक है। नाउ कहीं ना कहीं जो है अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करूं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम करता है बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा कॉमनली जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबसे ज्यादा। ऑल्दो पॉइजन में भी हो सकता है और साथ साथ वो बाइनोमियल में भी हो सकता है। बाइनोमियल में तब होगा देयर इज अ टू आउटकम। अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कर्व हम शो करते हैं, जो ग्राफ हम शो करते हैं, वो ग्राफ कैसा होता है, कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ शो किया जाता है वो सिमेट्रिकल शो किया जाता है अबाउट द मीन। ये एक ग्राफ मैंने शो किया यहाँ पे, इस तरीके से मैंने एक बेल शेप्ड कर्व को शो किया। अब इस बेल शेप्ड कर्व में ये जो एवरेज की वैल्यू है यही तो आपका मीन शो करते हैं। दिस इज म्यू इज इक्वल टू, या ये जो है एक्स बार है, मीन है। ठीक है, और इसी मीन को ही हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। याद करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी हमने पढ़ाया भी था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसी कुछ चीज। तो एक सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे जो है यहाँ पे मीन है, और इस सेंट्रल वैल्यू से चीजें जो है डेविएटेड है। अभी कितना डेविएटेड है ये कैसे पता चलेगा, अब ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर जो है हम चल सकते हैं। फिलहाल के लिए हो सकता है कि जब हम अपने डेटा को लेके चले तो हमारे पास पॉसिबल है कि एक जो मिलेगा वो आपको राइट एक्सट्रीम मिलेगा। अब हाइट को ही ले लोगे तो 6 फीट से ऊपर वाले लोग हैं यहाँ पे राइट एक्सट्रीम, कुछ ऐसे मिलेंगे जो 4.5 फीट से भी कम होंगे, तो वो है लेफ्ट एक्सट्रीम, बहुत ही कम हाइट वाले। ठीक है, और यहाँ पे जो होंगे वो एवरेज हाइट वाले होंगे जिनका जो सब नंबर सबसे ज्यादा शो करते हैं। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कहीं ना कहीं पास्कल ट्राइंगल का भी तो रोल आता है, क्योंकि उसी हिसाब से रेशियो बढ़ता रहता है, 1 to 1 ऐसे चलता रहता है, बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें जब हो जाती है तो इसमें नॉर्मल राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम हमने डिसाइड कर लिया। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जितने भी डेटा को कलेक्ट किया था उसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा कहाँ से कितना लाई करता है, मतलब डेटा क्योंकि डेविएटेड है, आप देख रहे हैं कि मीन तो यही है। अब इस मीन से डेटा इधर भी डेविएटेड है और इधर भी डेविएटेड है, तो कितना डेविएशन में कितना परसेंट डेटा कवर अप होता है ये एक बड़ा सवाल है कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाऊं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाऊं तो कितना परसेंट डेटा जो है वो कवर होगा। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाऊं 2 इधर जाऊं तो कितना कवर होगा, 3 इधर जाऊं तो कितना कवर होगा। तो जरा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले। तो ये है मेरे पास एक ग्राफ, बेसिक से ग्राफ को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें मैं मीन को मान के चल रहा हूँ कि मीन की वैल्यू जो है वो 20 है यहाँ पे, और इस डेटा सेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है +5। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर है, या बार बार मैं बताऊं कि जो है किस तरीके से जो है ये परफॉर्म होगा, कल बताया जा चुका है। ठीक है, चलो कि क्या ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर है, या बार बार मैं बताऊं कि जो है किस तरीके से जो है ये परफॉर्म होगा, कल बताया जा चुका है। ठीक है, चलो ठीक है, give me a second।
तो मैं इस केस में जो है ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। एवरेज वैल्यू जो है ये है मीन, मैं इसको म्यू भी बोल सकता हूँ और एक्स बार भी बोल सकता हूँ। मैं कब म्यू बोलूंगा कब एक्स बार बोलूंगा ये मुझे जो है पता होना चाहिए कि म्यू जो है वो जब लार्जर साइज है, पॉपुलेशन है, तो मैं म्यू बोल रहा हूँ, और एक्स बार है सैंपल है लेस देन 50 है तो एक्स बार बोल रहा हूँ। मैंने मान लो कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 20 शो किया है और मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है ±5 शो किया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा जो है प्लस माइनस में आएगा क्योंकि अंडर रूट की जो है वैल्यू हम यहाँ पे शो करते हैं, राइट। अब सवाल ये आता है कि देखो ये मीन जो है वो यहाँ पे है ना, हियर दिस वन, दिस इज द मीन। अब इस मीन से जो है मैं एक प्लस इधर जाऊंगा क्योंकि ये जो है अगर 20 है तो इसमें से अगर मैंने 1 प्लस किया इधर और 1 प्लस इधर किया, मतलब कहानी क्या है कि दैट म्यू ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिए या 1 सिग्मा बोलिए, बात एक ही, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है अगर म्यू यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है सिग्मा को यूज करते, तो 1 सिग्मा भी बोल सकते। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं सिर्फ एक सिग्मा के ऊपर देखूं तो यानी कि ये तो मेरा सेंट्रल वैल्यू था ही था, ठीक है। इस केस के अलावा अब ये 20 तो था ही था, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू 20 की वैल्यू थी, अब 20 से +1 की तरफ जाओगे तो कहाँ जाएगा, 25 तक, ठीक है। ये जो है 25 तक है, और फिर जो है +1 के लिए दैट म्यू +1 कितना हो जाएगा, इस वैल्यू में अगर देखोगे तो म्यू प्लस सिग्मा करोगे तो वो 25 होगा, और म्यू माइनस सिग्मा करोगे तो 15 होगा। ये बात समझ में आ रही, 1 सिग्मा के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 बात किया तो 25 अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट इसका कितना हो गया 25, और लोअर लिमिट कितना हो गया 15, मतलब इधर की तरफ 15 तक। ये बात समझ में आ रही है, अपर और लोअर लिमिट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आपने म्यू +1 माइनस सिग्मा लेके चलते थे तो अपर और लोअर लिमिट जो है आपके दिमाग में क्लियर है। अब ये जो है वो है आपका लोअर लिमिट और ये जो है वो अपर लिमिट है, यानी अगर आप म्यू से +-1 सिग्मा चल रहे, क्या बोला मैंने, अगर आप जो है वो म्यू से +1 सिग्मा और -1 सिग्मा चल रहे हैं तो उसमें आपके डेटा का जो ये एरिया कवर अप होगा वो कितना % कवर अप होगा, वो एरिया जो कवर अप हो रहा है वो है 67%। कितना है 67%, मतलब आपने अगर 100% जो डेटा कलेक्ट किया था वो डेटा कितना है 100 200 50 40 वॉट एवर इट इज, उस डेटा का 67% डेटा जो है वो म्यू से 1 सिग्मा अगर इधर उधर डेविएट होंगे तो लगभग उसमें आ जाएगा। सो कहने का ये मतलब है मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे अगर हम चेक करेंगे तो मेरा जो डेटा सेट है, जैसे मान लो कहीं ना कहीं मैं कल एक एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया था, तो उसमें जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाया था तो वहां पे 2 था, कुछ वैल्यूज थी 1 2 2 3 4 5, इसमें से एक इसका मीन आया था 2.83, ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो 1 पॉइंट समथिंग आया था। तो अब इसमें 1.5 एक बार जोड़ोगे और 1.5 घटाओगे तो उसमें लगभग जो है जो डेटा सेट कवर होगा वो कितना कवर होगा 67%, ठीक है ना। मतलब अगर आप देखोगे आपका डेटा का तो इस मीन से अगर 1.5 जोड़ोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.3 के आसपास, मतलब यहाँ तक कवर हो रहा है, और इधर चला जाएगा आपका लगभग 1 पॉइंट समथिंग तक। तो देखो ये इतना डेटा कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इतना डेटा कवर अप हो रहा है, लगभग 67-70% के आसपास का डेटा जो है मीन से +-1 पे कवर अप होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो कि आपका जो डेटा सेट है उस डेटा सेट का 67% ऑफ द डेटा आपके 1 +-1 में ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा सेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई मैंने क्या ये समझाया यहाँ पे कि मेरा जो टोटल 100% डेटा सेट को मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रखा, उसका 67% डेटा आपके म्यू से डेविएट करे तो अगर एक सिग्मा जोड़ें और एक सिग्मा घटाएं उसके बीच में आ जाएगा। अगर मैं म्यू से एक सिग्मा की जगह 2 सिग्मा और 2 सिग्मा जोड़ू घटाऊं तो मतलब म्यू +-2 सिग्मा करूं, मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करूं तो कर सकता हूं।
अगर मैंने ये केस किया तो देखो यहाँ पे म्यू प्लस 2 सिग्मा करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, और म्यू माइनस 2 सिग्मा करेंगे तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी, कैलकुलेशन के अनुसार, एग्जाम्पल के अनुसार जो मैंने भी लिया। तो मैं देखो बीच में यहाँ पे तो 20 शो कर ही रहा था, और 20 से जो है करीब करीब यहाँ तक जो है वो आपके पास अब 30 आ गया, क्योंकि 25 तो यहीं तक था, ये 30 है, ठीक है। अगर आप देखें तो 25 तो यहीं तक था। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है देखो ये आपका ऊपर से एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ देखो 25 और 15 ये शो किया था, अब ये जो है 10 हो गया। ये सभी को दिखाई दे रहा है। अब ये जो रेंज कवर अप कर रहा है वो कितने रेंज कवर अप कर रहा है, यहां से यहां तक 20 से 30 और 20 से 10, इतने रेंज का जो एरिया है। अब ये एरिया जो है कहीं ना कहीं कितने परसेंट डेटा को कवर अप करेगा, पूरे डेटा में से लगभग 95%। मतलब ये आपके पूरे डेटा का लगभग 95%। मतलब अगर आप मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जाएं और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जाएं, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेट करें, तो उस अपर और लोअर लिमिट में आपका जो डेटा आएगा वो पूरे डेटा सेट का 95% डेटा होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब मैं एक और केस ले रहा हूं, और इस केस में बात कर रहा हूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। मतलब एक दो से अलावा 3 पे जो है मैं चला गया। और जब मैं 3 पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यू प्लस 3 सिग्मा करूंगा, तो देखो सिग्मा की वैल्यू 5 थी, म्यू की वैल्यू 20, तो ये अब 35 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं माइनस 3 सिग्मा करूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को देखो पैरेलली मैं ऊपर से कंपेयर करके लिखूं तो ये देखो 15 था, ये 20 था, और यहाँ पे जो है ये वैल्यू 10 था, और ये वैल्यू जो है वो 5 मैंने ले लिया। सिमिलरली इसी तरीके से इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू लगभग 25 था, ये वैल्यू लगभग 30 था, अब ये वैल्यू को मैंने लगभग 35 कर दिया। यानी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा जो है कितने रेंज को कवर अप कर रहा है, अगर उसको देखा जाए तो ये लगभग यहां से प्लस सिग्मा इधर और माइनस सिग्मा जो है इधर कवर अप कर रहा है। यानी ये पूरा का पूरा डेटा जो है यहां से यहां तक कवर अप हो जा रहा है। अब ये जो डेटा कवर अप हो रहा है इस रेंज में, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इस रेंज में कितना परसेंट एरिया या कितना परसेंट डेटा कवर अप हो रहा है, दैट विल बी 99.6%, कभी कभी 99.7%, कभी कभी 99.5%। लेकिन ये वैल्यू ध्यान रहे कि 99 तो रहेगा ही रहेगा। ये वैल्यू 5, 6, 7 कहीं कहीं पे लिखा जा सकता है, लेकिन 99% तो होना ही होना तय है। मतलब आपका 3 सिग्मा में लगभग 99.5% डेटा तो आई जाता है, ठीक है। अब लगभग 0.5% डेटा जो है वो इसके बाहर है, अभी भी है, और वही बाहर डेटा जो है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डेटा है, ठीक है। तो अब ये डेटा जो इस 3 सिग्मा से बाहर हो, मतलब ये लेफ्ट एक्सट्रीम और ये राइट एक्सट्रीम, इसी को हम बोलते हैं आउटलायर्स। क्या बोलते हैं? आउटलायर्स। मैंने यही तो बताया था कि एनी डेटा सेट विच इज लाइज बियॉन्ड द म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जो जा रहा है बाहर, वो डेटा सेट जो 0.5% है वो आपका क्या है, दैट इज आउटलायर्स। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते हैं ना कि जनरली 5% सिग्निफिकेंस 95%। तो 5% सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जो ये डेटा सेट एकदम एक्यूरेट है 95 तक, बाकी के 5% को हमने आउटलायर के तौर पे ले लिया है। तो आउटलायर हर केस में बढ़ता चला जाएगा, इस केस में आउटलायर ये है, ठीक है। और आउटलायर जो है उसको हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आउटलायर क्या है? आउटलायर द डेटा, ठीक है ना, जो वो डेटा दैट इज बियॉन्ड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, मतलब जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसके बाहर का ये भी आउटलायर होगा, और इधर वाला भी जो होगा राइट एक्सट्रीम वो भी आउटलायर होगा। और इस केसेस को हम बोलते हैं, वही आपका डेटा क्या कहलाएगा, दैट विल बी
आउटलायर। अब इसी केस से समझिए कि जो मैंने अभी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात की थी, अगर आप म्यू प्लस माइनस 1 के हिसाब से चलेंगे तो आप इतने केसेस को, अब देखिए इतना एरिया होगा, इसी के बीच में अगर आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और इसके बाहर आएगा तो रिजेक्ट मार दोगे। अगर आपने इस तरीके से सिर्फ प्लस माइनस 1 सिग्मा लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तब अगर प्लस माइनस 2 सिग्मा कर रहे हैं तो इतने बीच में अगर आपका रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करेंगे, और इसके बाहर आया तो रिजेक्ट मारेंगे। और अगर इतने अंदर आया तो एक्सेप्ट किया आपने 99% में, उसके बाहर आया तो रिजेक्ट। तो वो जो एक्सेप्ट रिजेक्ट का बात हो रहा था, वो जो टेल की बात हो रही थी, अब समझ में आ रही कि टेल क्या है, एक इधर का टेल और एक इधर का टेल, दोनों टेल को रिजेक्ट मारेंगे तो 2 टेल, एक तरफ सिर्फ मारेंगे रिजेक्ट तो 1 टेल। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, 1 टेल 2 टेल की कहानी। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे जो है कंसीडर किया जा रहा है। कहीं कहीं जगहों पे ये वैल्यूज 1% 2% जो है अलग नजर आ जाएगा। कहीं पे 67 की जगह ये 68% भी शो करते हैं। तो मेरे से लड़ाई करोगे या एक्सेप्ट करोगे कि 1% का जो है डेविएशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, 1% का डेविएशन जो है मिल सकता है। जैसे अब इस डायग्राम में देखो, ये एक पुराना इंफॉर्मेशन है, और इस डायग्राम के अनुसार जो है अब लड़ाई करोगे तो कहोगे सर आपने 67 बोला था, आप जो है लड़िए मेरे साथ। लेकिन नहीं, लड़ना नहीं है ब्रो, है ना। आपको समझना है कि 68.3 भी जो है वो आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 95.5 करा है, मतलब ये भी मैंने 95 बताया। ये डेटा, ये डायग्राम पुराना डायग्राम है, मैंने जो दिया वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार दिया, लेकिन आप ये भी मान के चलेंगे क्योंकि पुराने क्वेश्चन इस डेटा पे भी सॉल्व होंगे जरूर। और यहाँ पे देखो 99.7 है, जबकि मैंने कई जगहों पे बोला 6 भी, 0.6 भी होता है, 0.5 भी होता है। तो ये चीज चलती रहेगी। जब आप मीन, ध्यान रहे कि जब आप मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर उधर अपर लिमिट पे चल रहे हैं, ठीक है, जब आप मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर 1 इधर चल रहे हैं, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो कहीं ना कहीं 68.3 है। जब आप मीन से जो है कहीं ना कहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर चल रहे हैं, तो आपके पास 95.5 के आसपास आ जाएगा। अगर आप मीन से जो है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन भाग रहे हैं, तो उसमें आपका जो डेटा सेट आएगा वो 99.7 के आसपास। समझ में आ रहा है क्या? आ गया? वही चीज मैंने यहाँ शो करी, वही यहाँ पे भी शो किया कि 1s में लगभग 68, 2s में लगभग 96 या 95 के आसपास, 3s में लगभग 99.7 99.6 इस तरीके से। अब इसमें जो है डेटा जनरली मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल डेटा शो कर रहा हूँ, मतलब इस मीन से जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, ठीक है ना। मीन से जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। क्या हमेशा डेटा जो है वो सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। याद करो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्कीवनेस भी तो होता है। स्कीवनेस का मतलब द डेविएशन ऑफ द डेटा। तो एक टर्म आता है स्टैटिस्टिक्स में जिसको बोला जाता है स्कीवनेस। व्हाट इज स्कीवनेस? स्कीवनेस इज समथिंग दैट इज अ मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खासकर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कितना जो है डेविएशन को शो कर। स्कीवनेस की वैल्यू जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी अनडिफाइंड एज वेल। स्कीवनेस इज बेसिकली सिंपली ये एक एसिमेट्री को बताता है। जो सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व हम देखते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एक तरफ स्कीव्ड हो सकता है। ये देखिए नॉर्मल का जो हमने बेसिक ग्राफ देखा था वो था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके का। इसमें जो है आपका एक रेंज के बाद आउटलायर्स को हम शो करते हैं, +-1 सिग्मा प्लस माइनस जो है कहीं ना कहीं जो है 2 सिग्मा +-3 सिग्मा, मैंने वो आपको बता रहा कि अगर म्यू +-1 सिग्मा पे लगभग आपका 67 या 68% डेटा को आप शो करते हैं, और म्यू +-1 सिग्मा पे आप 95.5 या कभी कभी 96% को शो करते हो, और म्यू +-3 सिग्मा पे जो है वो आप 99.7% को जो है वो शो। ये कुछ डेटा मैंने आपको शो किया था, ठीक है। अब इन केसेस के अलावा जो डेटा इस रेंज से बाहर होगा, वो अगर मैं इस कंसिडरेशन को लेकर चलूंगा तो 68% के डेटा से जो बाहर होगा वो रिजेक्ट, वहां पे अगर मेरा रिजल्ट आएगा तो रिजेक्ट करना होगा नल हाइपोथेसिस को, इसके अंदर आएगा तो एक्सेप्ट करना होगा,
इसको कंसीडर करके चलूंगा तो कहीं ना कहीं जो है वो इस रेंज में आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी के जो हैं वो रिजेक्ट करेंगे। ज्यादातर आउटलायर के लिए जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा को आउटलायर के तरीके से मत समझिए। आउटलायर को हमेशा ध्यान रखें कि सबसे एक्सट्रीम जो बाहर है, मतलब लगभग 99.7% के बाद भी जो डेटा, जो 0.3% है, 0.2% है, वो जो डेटा है वो आउटलायर्स होते हैं। मतलब 3 सिग्मा के बाहर जो है वो 1% डेटा, 100 में से 1 या 2 डेटा जो है वो आउटलायर के तरीके से होते हैं। ठीक है, और आउटलायर्स जो है हमेशा आपके कहीं ना कहीं 3 सिग्मा से -3 सिग्मा और +3 सिग्मा से जो है वो बाहर वाले आउटलायर्स होते हैं। और इस केस में सिमेट्रिकल डेटा सेट में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। जहां पे मीन है वहीं पे मीडियन है, वहीं पे मोड है। व्हेन देयर इज अ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऐसे डेटा सेट को बोलते हैं सिमेट्रिकल डेटा सेट। सिमेट्रिकल डेटा सेट वो सिमेट्रिक होगा जहां पे मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होंगे। अगर मीन की वैल्यू 12 है तो मीडियन की वैल्यू भी 12 होगी, मोड की वैल्यू भी 12। दैट्स द केस। व्हाट अबाउट द नेगेटिवली स्कीव्ड डेटा सेट? नेगेटिवली स्कीव्ड का मतलब यह है कि डेटा सेट में जो मीन है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड में मोड आपका ज्यादा हो जाएगा। ये जो है कहीं ना कहीं निगेटिवली स्कीव्ड में कुछ इस तरीके से, जो जहाँ पे मीन इज लेस देन मीडियन विच इज लेस देन मोड, यहाँ पे मीन कम हो जाएगा, मोड ज्यादा हो जाएगा। तो मीन सबसे मिनिमम हो जाएगा और मोड जो है वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, और मीडियन बीच में ही रहेगा। तो जब मीन मिनिमम हो जाए तो वो है निगेटिवली स्कीव्ड डेटा सेट। और इसका उल्टा हो जाए, हो सकता है कि मीन, मीडियन, मोड जब बराबर की बजाय मीन जो है वो मैक्सिमम हो जाए और मोड जो है वो मिनिमम हो जाए, तो उस केसेस में ये हो जाता है पॉजिटिवली स्कीव्ड डेटा सेट, जहाँ पे मीन सबसे ज्यादा है और मोड जो है वो सबसे कम है। ये कम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नहीं देखना है, एक्स एक्सिस के बेसिस पे देखना है। 0 से यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो सबसे कम यही होगा और सबसे ज्यादा मोड होगा। तो आपको जो ये मीन, मीडियन, मोड में ज्यादा कम की मैं बात कर रहा हूँ वो वाई एक्सिस के बेसिस पे नहीं, वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे आपको देखना है कि मीन इतना है, मीडियन इतना है और मोड इतना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको ये शो किया जाए। तो मैंने क्या बोला स्कीवनेस के तौर पे, कि डेटा, वो डेटा जो स्कीव्ड नहीं है, जो सिमेट्री है, क्योंकि जो सिमेट्रिकल है वो नॉट स्कीव्ड है। अब नॉट स्कीव्ड डेटा में जो मीन, मीडियन, मोड होगा वो कहीं ना कहीं बराबर है, और जो कहीं ना कहीं निगेटिवली स्कीव्ड डेटा है उसमें मीन मिनिमम है, और जो पॉजिटिवली स्कीव्ड डेटा है उसमें मोड जो है वो मिनिमम है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, तो ये कहानी है। अब इससे रिलेटेड जो है कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ पूछा जाता है। अब जैसे ये देखो इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम। अब आप कैसे बताओगे कि जो है कितना परसेंट डेटा आपके पास आएगा? अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस रेंज में आ रहा है। मैंने जो आपको 2-3 रेंज बताया था कि ये क्या +-1 में आ रहा है, +-2 सिग्मा में आ रहा है, प्लस-, इसको यहाँ से इवेल्युएट करोगे, उस बेसिस पे जो है कैलकुलेट करोगे कि कितने परसेंट डेटा को जो है हम वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस केस को जरा देखो। सिर्फ 64% लोग कर पाए। ठीक है, मतलब डिसेंट। क्या है भाई, देखो इसमें ये सॉल्यूशन में यहाँ पे ये जो है 7.4 बीन दिया हुआ है, और 0.02 जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन दिया फ्रॉम द 8 मेजरमेंट्स।
तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो है मीन की वैल्यू कितनी दी है 7.4 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी दी है 0.02। तो मैं अगर डेटा सेट देखूं तो म्यू पहला मैं लेके चलता हूँ म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 7.4 प्लस 0.2 करेंगे और 7.4 माइनस 0.2 करेंगे, ये वैल्यू आएगा 7.42 और ये वैल्यू आएगा 7.38। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यही तो पूछा है, यानी ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो मुझे जो ये रेंज दिया हुआ है वो रेंज किसका दिया हुआ है, वो रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 1 ± 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है, ना कि 2 और 3 का दिया हुआ है। और जब मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का रेंज दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर कितना डेटा फॉलो जो है करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस हो तो लगभग 68% डेटा जो फॉलो करेगा, और वो ये ठीक है। जितने लोग 99.6% ऑप्शन चूज किए थे उन लोगों से मेरी एक शिकायत है कि 99.8 वालों से क्या दुश्मनी थी, ठीक है, ये दोनों तो लगभग बराबर है, तो जो ये चूज किए थे ये क्यों नहीं चूज कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ जो है एक और क्वेश्चन देखो फटाफट, यार ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। So the following statement is true. तो पॉजिटिवली स्क्यूड में जो है वो मीन सबसे ज्यादा होता है और निगेटिवली स्क्यूड में मीन सबसे कम होता है, तो ये है निगेटिवली स्क्यूड और ये पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये सही जो है वो कहीं ना कहीं आंसर भी, और कॉमन सेंस भी लगाते तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, बट ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है, a researcher sample in individuals randomly from a population black buck and identify their sex. उनके सेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सैंपल्स किस डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ लोग चूज किए हैं, आप लोगों ने शायद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा। मैंने जो है 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे, एक्सपोनेंशियल कहीं और से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब इसमें कई लोग ब्लैक बक की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर तो नहीं घुसा दिए हो, 2 ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व, ओमेगा ओमेगा कब से आ गया भाई, डेल्टा ही होता है, ये तो अलग ही लेवल है। ओमेगा कौन सा मूड आ गया।
ओमेगा तो सबसे एक्सट्रीम लेवल है। अभी एक जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहते हैं। ये चीजें हो गई। तो हमने जो है स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख लिया है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने सेंट्रल टेंडेंसी को भी पढ़ लिया था, और हमने जो है डिस्पर्सन को भी पढ़ लिया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी पढ़ लिया। अब मैं जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आगे बढ़ने जा रहा हूँ, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। फिलहाल के लिए तौर पे जो है वो कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ब्रेक तो लेना चाहिए। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो है वो टाइप है। अब क्या और किस तरीके से जो है हम इस पे चल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में कुछ मैंने टेबल शो किया है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इतने से बन जाते हैं जो आते रहते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको थोड़े इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखे रहे कि पैरामेट्रिक का मतलब यह है कि यहाँ पे ज्यादातर जो आपके डेटा है वो इंटरवल के फॉर्म में होंगे या तो रेशियो के फॉर्म में। मतलब जो डेटा है वो एक क्वांटिटेटिव डेटा है। यहाँ पे हम जो डेटा शो कर रहे हैं वो एक क्वांटिटेटिव डेटा के तौर पे शो कर रहे हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में आपका जो डेटा सेट होता है वो एक क्वालिटेटिव डेटा, जैसे नॉमिनल और ऑर्डिनल टाइप का है, जिसमें नेम या आप रैंक के बेसिस पे जो है बात करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में जो सैंपल सेट होता है वो काफी लार्ज होता है, लार्जर सैंपल सेट्स को यूज करते हैं, एंड जो नॉन पैरामेट्रिक होता है उसमें स्मॉलर सैंपल सेट्स को यूज करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो पावरफुल होता है। मैं जो कुछ जो हाईलाइट करूंगा उनको ध्यान रखना, जो है मोर पावरफुल, ये पावरफुल है पैरामेट्रिक, जबकि नॉन पैरामेट्रिक लेस पावरफुल है। पावरफुल कम होता है नॉन पैरामेट्रिक। मतलब पावरफुल का मतलब ये थोड़ी कि हम सलमान खान की बात कर रहे हैं। पावरफुल का मतलब है कि जो रिजल्ट है वो हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग जो है वो लार्जर डेटा हैंडलिंग करने के लिए है या नहीं है। तो जो पावरफुल होगा वो लार्जर डेटा सेट को हैंडल कर सकता है आसानी से। वो रिजल्ट आपको एक्यूरेसी के साथ दे सकता है, ज्यादा जो है दिक्कत या ज्यादा जो है हैंगिंग वाले सिस्टम्स को आपको नहीं उसमें देखने को मिलता। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक ये बहुत बड़े डेटा सेट को हैंडल नहीं कर पाएगा, हिल जाएगा, ठीक है। पैरामेट्रिक में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करते हैं वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In the parametric we show the normal distribution, and in the case of non parametric it's non normal distribution। मतलब नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। पैरामेट्रिक में जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन हम शो करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। जबकि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक इट्स अ मीडियन नॉट अ मीन। पैरामेट्रिक में जो कोरिलेशन को कोरिलेट मतलब कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो पियर्सन होता है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जबकि यहाँ पे स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन जब हम देखेंगे तो ये दोनों कंडीशंस जो है वहां पे बेसिक तौर पे दो वेरिएबल x एंड y अगर मैं शो करता हूँ तो x और y के बीच में जो है क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं है उसके बारे में पता करने के लिए जो है हम जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर ध्यान दें, पैरामेट्रिक टेस्ट इज मोर पावरफुल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी मीन। एग्जाम्पल के तौर पे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये ओवा नहीं है, एनोवा होगा, मिस टाइप है, अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, या पेयर्ड और अनपेयर्ड टेस्ट ये होगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल या नॉन पावरफुल, मैं नॉन एक्चुअली नहीं बोल सकता कंप्लीटली, बट लेस पावरफुल बोल सकता हूँ।